नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की राजनीति में एक के बाद एक गजब खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार में कल क्या हुआ, तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा वाले भोज में, ये तो हमें और आपको सबको पता है। चीजें सुलझते सुलझते कहीं ना कहीं उलझती चली जाती है। महाराष्ट्र में आज स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। आज महाराष्ट्र की जनता यह तय करेगी कि स्थानीय निकायों के चुनाव में उसने किस पर भरोसा किया। हालांकि बेमेल गठबंधन है, कौन कहां किसके साथ लड़ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार चला रही है, लेकिन कई जगह अलग अलग लड़ भी रही है। वहीं शरद पवार कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे ये विपक्ष में है, लेकिन कई जगह ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र का यह चुनाव इस देश की राजनीति की एक ऐसी पहेली बन गया है जिनको अब महाराष्ट्र की जनता भी सुलझा पाएगी या नहीं, ये तो आज वो मतदान के जरिए बताएगी। हालांकि नतीजा जो है वो कल आएगा। लेकिन मैं अपनी इस स्टोरी में आपके सामने बिहार की स्टोरी लेकर नहीं आया हूं। मैं आपको महाराष्ट्र की बात बताने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको उस राज्य की बात बताने आया हूं जिस राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आमने सामने आ गए हैं। चुनाव आयोग भी एक एक करके फंसता हुआ नजर आ रहा है। ईडी अपने ही तर्कों में उलझती हुई नजर आ रही है। और इस बीच चुनावी प्रक्रिया से जुड़े 50 बीएलओ, जी हां, 10, 20, 30, 40 नहीं बल्कि 50 बीएलओ ने इस्तीफा दे दिया एक साथ, गंभीर आरोप लगाते हुए। और आज देश की सुप्रीम अदालत में, देश के सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक एक करके तमाम चीजों की जानकारी तथ्यों के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अपील, आपसे आग्रह, आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए। और जब पसंद आ गया, लाइक आपने कर ही दिया, तो 2-4 लोगों तक बढ़ा भी दीजिए, 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे इस वीडियो को देख सके और हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सके। आपके साथ सहयोग, समर्थन, समर्पण की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आते हैं आज की बड़ी स्टोरी पर। आज की इस बड़ी स्टोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई है। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम सुनवाई है। और किसकी सुनवाई है? आपको याद होगा, पिछले सप्ताह ईडी ने, जी हां, देश की केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जांच एजेंसी ईडी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में छापा मारा। कहां पर? आईपैक पर। आईपैक कौन सी कंपनी है जिसको बनाया एक जमाने में प्रशांत किशोर साहब ने था, लेकिन अब यह बताया जाता है कि कानूनी तौर पर वो आईपैक से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन आज भी यह कंपनी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के चुनावी अभियान को संभाल रही है। तो वहां छापा पड़ा, ममता बनर्जी पहुंच गई, आरोप लगा दिया उन्होंने, भैया अमित शाह ने भेजा है क्योंकि वो हमारे पार्टी के चुनाव से जुड़ी जानकारियों की फाइलें हासिल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ईडी को भेजा है। वो फाइल लेकर चली गई। ईडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। पहले कोलकाता हाई कोर्ट में ईडी गई, ममता बनर्जी भी चली गई कोलकाता हाई कोर्ट में। वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2 एफआईआर दर्ज करवा दिए। कोलकाता हाई कोर्ट में कल क्या हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, ईडी की उस याचिका पर सुनवाई होनी है जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी और कुछ उच्च पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है, एफआईआर की मांग की है। ईडी पूरी तरह से अब ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन की तरह या फिर अरविंद केजरीवाल की तरह जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहते हैं। एफआईआर करवाए जाने का मतलब और सुप्रीम कोर्ट की हामी लेने का मतलब कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने भी कैविएट दाखिल कर दी थी कि भैया कोई याचिका आए तो हमारी बात भी सुन ले। तो आज उस पर अहम सुनवाई होगी। यानी ईडी बनाम ममता बनर्जी के मामले में, कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर पड़े छापे के मामले में जो ईडी ने याचिका दायर की थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ, उस पर सुनवाई होगी। और आपको बता दूं, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जी हां,
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और विपुल एम पंचोली की बेंच जो है आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करेगी और वो तय करेगी कि ईडी का रुख सही है या ममता बनर्जी का रुख सही है, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट में जो कल हुआ वो भी आपको बता देता हूं। ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया, ईडी ने सीधे सीधे उसको खारिज कर दिया कि भैया हमने तो कुछ जब्त ही नहीं किया, हमने तो कोई कागज लिए ही नहीं, जो भी फाइल जब्त हो गई, जो भी फाइल ले गई वो तो ममता बनर्जी खुद ही उठाकर ले गई। तो मामला एक तरह से वहां हाईकोर्ट ने कहा कि जब भैया ईडी खुद कह रहा है कि हमारे पास तो कोई फाइल है नहीं, हमारे पास तो कोई कागज है नहीं, तो तृणमूल कांग्रेस के वकील ने कहा कि जब ईडी कह रही है कि कोई कागज नहीं ले गई, कोई फाइल नहीं ले गई, तो इसको रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाए ताकि आगे चलकर भविष्य में ईडी अपने बयान से पलटे ना। तो वो मामला खारिज हो गया और ईडी की याचिका पर सीधे सीधे कोलकाता हाईकोर्ट ने कह दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चली रही है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करते हैं, उसके बाद इस मामले में सुनवाई होगी, उसके बाद इस मामले को देखेंगे। तो अब सबकी नजरें जो हैं आज देश की सुप्रीम अदालत पर टिकी रहेंगी, देश के सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेंगी। और इस बीच पश्चिम बंगाल में कल एक के बाद एक कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिसने चुनाव आयोग को एक तरह से परेशानी में डाल दिया। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ये आरोप लगाती है कि एआई टूल्स का इस्तेमाल, जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल, बीजेपी के एआई टूल्स का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में जो जेन्युइन वोटर हैं, जो असली वोटर हैं, उनका नाम काटा और उनको बचाव तक करने का मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा कि एआई सॉफ्टवेयर के आधार पर एसआईआर डेटा में नामों के मिसमैच को देखकर नाम हटा दिया गया। खास तौर से उन्होंने जो आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने दिल्ली से बैठकर बीजेपी के एआई टूल्स से नाम डिलीट किए, ये सॉफ्टवेयर नामों में मिसमैच दिखाकर उन महिलाओं के नाम काट रहे हैं जिन्होंने शादी के बाद सरनेम बदला, कई जिंदा लोगों को भी मर चुका दिखाकर हटा दिया गया। और उन्होंने ये भी दावा किया कि ये काम बिना किसी वजह के बताए किया गया जिससे वोटरों को जवाब देने का मौका नहीं मिला। यानी वो सीधे कह रही हैं कि फाइनल वोटर लिस्ट में 1 करोड़, जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बनाए जा रहे फाइनल वोटर लिस्ट में 1 करोड़ नामों को हटाने की तैयारी है। एक बड़ा आरोप। और उसके बाद यह भी आया फॉर्म 7 को लेकर भी उन्होंने एक आरोप लगाया कि भैया झारखंड से लोग आ रहे हैं, बिहार से बीजेपी के कार्यकर्ता आ रहे हैं और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर वो जो जेन्युइन, जो असली मतदाता है, उनके नाम हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग में एक बड़ी बगावत भी हो गई। इस बीच चुनावी प्रक्रिया से, पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों ने सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। चुनावी प्रक्रिया हो, वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया हो, चुनाव करवाने की प्रक्रिया हो, और अभी जो एसआईआर चल रहा है, इस प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो बूथ लेवल ऑफिसर निभाते हैं, यानी बीएलओ निभाते हैं। और पश्चिम बंगाल में 50 बीएलओ ने एक साथ अपना इस्तीफा दे दिया चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए। और क्या ये मामला है, ये पूरा मामला भी आपके सामने बता देता हूं, आपके सामने रख देता हूं और फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का ब्लॉक में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हालात लगातार तनावपूर्ण हो रहे थे। एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है, 6-6 बच्चे वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये आरोप लगाकर, मैं फिर से दोहरा देता हूं, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का ब्लॉक में 50 बीएलओ ने एक साथ सामूहिक तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया है। और उन्होंने बुधवार सुबह फरक्का ब्लॉक इलेक्शन ऑफिसर यानी ईआरओ को अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। और बीएलओ ने जो आरोप लगाया वो भी आप सुन लीजिए। बीएलओ ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की ओर से बिना किसी साफ और ठोस दिशा निर्देश के बार बार व्हाट्सएप के जरिए बदले हुए आदेश भेजे जा रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि भाई नियम कानून प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा, लिखित में आदेश नहीं दिया जा रहा, व्हाट्सएप पर रोजाना नए नए आदेश भेजे जा रहे हैं। और इन बीएलओ ने यह भी आरोप लगाया कि पहले कहा गया था कि केवल
फॉर्म भरने से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन बाद में सुनवाई के नाम पर आम लोगों को बार बार फोन करके बुलाया जाने लगा। और यही आरोप ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी लगातार लगा रहे हैं कि वह महिलाओं को, बुजुर्गों को वेरिफिकेशन के नाम पर कार्यालय बुलाकर घंटों घंटों तक खड़ा रखा जाता है, यानी उनको परेशान किया जाता है। बीएलओ भी कुछ इसी तरह का आरोप लगाकर सामूहिक इस्तीफा दे चुके हैं। और इससे पहले देश के एक चुनाव आयुक्त ने भी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर व्हाट्सएप पे आदेश आने की बात कहकर एक तरह से पोल खोल दी थी। तो पश्चिम बंगाल की लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली है। ईडी के छापे से तो शुरू हो गई है, लेकिन इस लड़ाई में कई कोण उतरते हुए नजर आ रहे हैं। बीएलओ का सामूहिक इस्तीफा, बीएलओ का चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, व्हाट्सएप के जरिए आदेश देने का आरोप लगाना, लगातार बार बार आदेश बदलने का आरोप लगाना, ममता बनर्जी का फॉर्म 7 को लेकर सबूत सहित आरोप लगाना, ममता बनर्जी का एआई टूल्स का इस्तेमाल करके वोटरों के नाम हटाने का आरोप लगाना, और अब ईडी का राजनीतिक दुरुपयोग करने का आरोप लगाना, ये तमाम चीजें बताती है कि आने वाले दिनों में भी ममता बनर्जी बनाम अमित शाह की ये लड़ाई और ज्यादा तेज होने वाली है। मार्च अप्रैल में संभावना है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हो जाए। मार्च के दूसरे या तीसरे सप्ताह में हो सकता है कि चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे, लेकिन उससे पहले वोटर लिस्ट को लेकर, उससे पहले ईडी के छापे को लेकर, उससे पहले केंद्र सरकार के रवैये को लेकर ममता बनर्जी और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। और ये लड़ाई जमीन पर तो लड़ी जाएगी, बीएलओ और बीएलए के लेवल पर तो लड़ी जाएगी ही, चुनावी प्रक्रिया पर तो लड़ी जाएगी ही, एसआईआर अभियान पर तो लड़ी जाएगी ही, लेकिन ये लड़ाई कोलकाता हाईकोर्ट में भी लड़ी जाएगी, ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ी जाएगी, और अंतिम फैसला जो है वो जनता की अदालत में होगा। यानी विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की जनता अपने वोटों के जरिए, जी हां, पश्चिम बंगाल की जनता अपने वोटों के जरिए ये बताएगी कि उन्होंने एक बार फिर से ममता बनर्जी को ही अपना मुख्यमंत्री चुना है या इस बार बदलाव की हवा बही है। तो पश्चिम बंगाल की हवा, राजनीतिक हवा किस तरफ जा रही है, ये तो पश्चिम बंगाल की जनता ही बताएगी। और अदालत क्या सोच रही है वो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें पता लग जाएगा। तो नजर बनाए रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी बनाम ईडी, तृणमूल कांग्रेस बनाम बीजेपी, या यूं भी कह लूं कि ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मामले में क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि यह फैसला आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक लड़ाई है उसको और ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आएगा। किसी के पक्ष में भी फैसला जाए, यकीन मानिए कि इस फैसले के बाद भी कोई झुकेगा नहीं, ये विवाद रुकेगा नहीं, ये विवाद थमेगा नहीं। कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो ये विवाद रुकने वाला, थमने वाला नहीं है। आप तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि पश्चिम बंगाल में जो ये लड़ाई छिड़ी हुई है, जो जंग छिड़ी हुई है, सड़कों पर, अदालतों में, चुनावी प्रक्रिया में, बीएलओ के जरिए, यहां तक कि एसआईआर प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उन चुनाव अधिकारियों के दफ्तरों तक में ये लड़ाई पहुंच गई है। हंगामा हो रहा है, जोरदार हंगामा हो रहा है, मारपीट की नौबत आ रही है, और बंगाल की हालत खराब है, इस बात से कोई इंकार नहीं किया जा सकता। आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? आपके हिसाब से कौन सही है, कौन गलत है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।